नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो दोस्तों, आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो हिंदी हिंदी का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो स्कूल लेवल पर भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप 12th के बाद देते हैं उसमें भी इसके क्वेश्चन इजीली देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा, जो उसके क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो उनको देख करके आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आज के हमारे टॉपिक का नाम क्या होने वाला है दोस्तों। आज के हमारे टॉपिक का नाम है शब्द एवं उनके प्रकार। शब्द क्या होता है और उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं अपनी वीडियो में। दोस्तों, मैंने अपनी जो पूरी वीडियो है या इसके अंदर जो भी मैं आपको स्क्रीन शो करूंगा उसमें बहुत ही सरल और बड़े ही संक्षिप्त प्रकार के नोट्स जो है वो मैं आपको प्रदर्शित करूंगा। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो, दैट इज शब्द एवं उनके प्रकार। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शब्द के बारे में समझते हैं, आखिर शब्द क्या होता है। वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ये बात शायद आप सबने सुनी होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ये क ख ग घ, ये जो पूरी हमारी वर्णमाला होती है, ये सारे हमारे जो होते हैं ये होते हैं हमारे वर्ण, और इन्हीं वर्णों से मिल करके हमारा शब्द बनता है। अब शब्द जो होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं, शब्दों के दो रूप माने गए हैं। एक होते हैं सार्थक शब्द और एक होते हैं निरर्थक शब्द। सार्थक, इसके अंदर अगर आप इस शब्द का विभाजन करें तो आपको मिलेगा सा अर्थक, यानी कि वो शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है वह शब्द कहलाते हैं सार्थक शब्द। और जिन शब्दों का कुछ भी अर्थ नहीं होता, जो बिना अर्थ के होते हैं, यानी निर का मतलब ही होता है दोस्तों बिना, तो निरअर्थक यानी बिना अर्थ के जो शब्द होते हैं उनको कहा जाता है निरर्थक शब्द। तो दो प्रकार के शब्द होते हैं दोस्तों, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। आशा करता हूं आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, हम सार्थक शब्दों के भेदों की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि निरर्थक शब्द तो क्योंकि उनका कोई अर्थ ही नहीं होता तो उस पर चर्चा करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। पर सार्थक शब्द जो होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, अब हम उनकी बात करने जा रहे हैं। सार्थक शब्दों के कौन कौन से भेद होते हैं और इसके अंदर कौन कौन से उदाहरण आ जाते हैं, इन सब की हम जो है आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ इस पूरी वीडियो में। सबसे पहले सार्थक शब्दों का जो भेद आता है वो होता है रचना के अनुसार, दूसरा होता है उत्पत्ति के अनुसार, तीसरा होता है अर्थ के अनुसार, चौथा होता है काव्य शास्त्रीय अर्थ के अनुसार, पांचवा होता है दोस्तों विकार या प्रयोग के अनुसार। ये दोस्तों हमारे पांच तरह के सार्थक शब्दों के भेद होते हैं। इन सब के बारे में आगे चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, रचना के अनुसार शब्दों के जो भेद होते हैं उन पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, रचना के अनुसार शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। ये तीन प्रकार के आपके रचना के अनुसार शब्दों के भेद होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनका विभाजन नहीं होता, ऐसे ऐसे शब्दों में कोई भी उपसर्ग शामिल नहीं होता। यानी कि दोस्तों, वो शब्द जिनका आप विभाजन नहीं कर सकते, जिनको आप तोड़ नहीं कर सकते, जिनको आप खंडित नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने इन शब्दों का विभाजन किया तो आपके शब्द का कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। और जैसा कि ये सार्थक शब्दों के भेद है, तो सार्थक शब्दों का तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। तो रूढ़ शब्द वो हैं जिनका विभाजन नहीं कर सकते, विभाजन करने पे उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और ऐसे शब्दों में दोस्तों कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, घर, कमल, झाड़ू, ये सब ऐसे शब्द हैं जिनको आप विभाजित नहीं कर सकते और इसीलिए ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला है दोस्तों योग रूढ़ शब्द। ऐसे दो रूढ़ शब्दों का संयोजन जिससे कोई तीसरा अर्थ प्रकट होता है। यानी कि दोस्तों, दो ऐसे रूढ़ शब्दों का संयोजन, आपस में मेल, जिससे कोई तीसरा ही अर्थ हमें प्रकट हो रहा होता है, वो होते हैं हमारे योग रूढ़ शब्द। जैसा कि आप एग्जाम्पल देखिए, इसके उदाहरण देखिए, गजानन और लंबोदर। दोस्तों, गजानन पर ध्यान दीजिए।
गज और आनन, यहां से हमारे दो रूढ़ शब्द तो निकल गए, पर साथ ही साथ जब इन दो रूढ़ शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं तो गजानन शब्द बन जाता है, और गजानन का एक अलग ही तीसरा अर्थ प्रकट हो जाता है दोस्तों, यानी कि गणेश। ठीक है दोस्तों। दूसरा भी उदाहरण देख लीजिए, लंबोदर। लंबोदर को अगर हम विभाजित करें तो लंबा जमा उदर, यानी कि लंबा का मतलब तो आपको पता ही है, उदर का मतलब होता है पेट। पर जब हम इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ दे, लंबोदर जब ये शब्द बन जाता है, तब इसका तृतीय अर्थ निकल जाता है, तीसरा ही अर्थ निकल जाता है, जो कि फिर से है गणेश। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं आपको योग रूढ़ शब्द भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगली कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यौगिक शब्द। ऐसे दो शब्दों का संयोजन जिनका विभाजन तो किया जा सकता है परंतु कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता। ऐसे यानी दो शब्द होंगे दोस्तों, इनको आपस में जोड़ा तो गया है, पर अगर हम इनको विभाजित करें तो कोई भी तीसरा अर्थ नहीं निकल सकता। जैसे कि दोस्तों आप देखिए, पुस्तकालय और चिड़ियाघर, दो उदाहरण है हमारे पास यहाँ। दोस्तों पुस्तकालय शब्द पर ध्यान दीजिए। पुस्तक आलय, पुस्तक का मतलब होता है किताबें और आलय का मतलब होता है घर, यानी कि लाइब्रेरी को हम कहते हैं पुस्तकालय। अगर हम इन दोनों शब्दों को अलग अलग तो कर सकते हैं आसानी से, यानी पुस्तक और आलय दो शब्द हमारे बन जाएंगे, पर ये जो पुस्तकालय शब्द है ये कोई नया अर्थ प्रकट नहीं कर रहा। पुस्तकालय का अर्थ अभी भी वही है, यानी कि पुस्तकों का घर, लाइब्रेरी, पुस्तकालय जिसे हम कहते हैं, कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल के आया, अभी भी इसका अर्थ वही रहा, पुस्तकों का घर। ऐसे ही आप चिड़ियाघर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें भी हम दोनों शब्दों को अलग अलग कर सकते हैं, चिड़िया जमा घर। अब चिड़िया और घर, यानी कि चिड़िया जहां पर रहती हैं उनका घर। ठीक है दोस्तों, अगर हम इनको तोड़ देते हैं तो हम इनको विभाजित तो कर सकते हैं, पर चिड़िया घर शब्द सुनने पे हमें कोई तीसरा अर्थ प्रकट नहीं हो पाता। ठीक है दोस्तों, तब भी उसका अर्थ वही रहेगा, चिड़ियाओं का घर, चिड़ियों का घर। तो चिड़ियाघर जो है एक हमारा यौगिक शब्द हो गया। आशा करता हूँ आपको यौगिक शब्द भी अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरों दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है उत्पत्ति के आधार पर। अब इसके अंदर चार प्रकार आ जाते हैं दोस्तों, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले लेते हैं तत्सम शब्द। तत्सम, पहले आप इस शब्द पर ध्यान दीजिए। तत् का मतलब होता है, तत् का अर्थ होता है दोस्तों उसके, और सम का अर्थ होता है दोस्तों समान, यानी उसके समान। अब किसके समान? संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दों के ही समान होते हैं वो होते हैं हमारे तत्सम शब्द। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, बालक, पुस्तक, प्रजा आदि ये सारे शब्द जो है संस्कृत भाषा में से उठाए गए हैं। बालक, बालक को हिंदी में हम लड़का बोल सकते हैं, इंग्लिश में हम बॉय बोल सकते हैं। ऐसी पुस्तक शब्द जो है, पुस्तक को हम हिंदी में किताब बोल सकते हैं, इंग्लिश में बुक बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपको सुनने से ही पता चल रहा होगा कि ये वाले शब्द जो है संस्कृत के शब्द हैं। बालक और पुस्तक और प्रजा, ये सारे जो है हमारे संस्कृत रूपी शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, अगले टाइप पे आते हैं, तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जो संस्कृत से तो निकले हैं किंतु उन्होंने अपना स्वरूप बदल लिया है। यानी कि ऐसे शब्द दोस्तों जो संस्कृत में से तो आए हैं, पर अब उनका जो स्वरूप है, अब जो उनके बोलचाल का तरीका है वो बदल गया है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों उदाहरण, खेत, खीर, दूध। खेत शब्द जो है दोस्तों ये संस्कृत के क्षेत्र शब्द में से आया है, पर अब हम इसका जो स्वरूप है वो बदला हुआ देखते हैं, अब हम इसे खेत बोलते हैं। ऐसे खीर जो है दोस्तों से संस्कृत में क्षीर बोला जाता है, पर अब इसका स्वरूप बदल गया है, अब हम इसे खीर बोलते हैं। दूध को ऐसे ही संस्कृत में दोस्तों दुग्ध बोला जाता है, पर अब हम इसे हिंदी में दूध बोलते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से तो आए हैं, पर अब हमने उनके बोलचाल का तरीका बदल दिया, अब हमने उनका स्वरूप बदल दिया है, तो वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। अगला प्रकार होता है दोस्तों देशज शब्द। ऐसे शब्द जो हमारे देश के विभिन्न भागों में बोले जाते हैं, हमारे भारत देश के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, उनके अंदर हर चीज को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो वही शब्द जो कि हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न भागों में बोले जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे देशज शब्द। जैसा कि आप दोस्तों एग्जाम्पल देख सकते हैं, मेहरारू, थरिया, मनसेधु, ये प्रांतीय शब्द हैं दोस्तों, तो हम इन्हें देशज शब्द कह सकते हैं, जो हमारे देश के अलग अलग भागों में बोले जाते हैं ऐसे शब्द। अगला प्रकार है दोस्तों विदेशज शब्द। ऐसे शब्द जो अन्य देश की भाषाओं से लिए गए हैं, यानी कि दोस्तों वो शब्द जो हमारे भारत देश में या भारत के किसी प्रांत में, भारत के किसी राज्य में निर्मित नहीं है, जो किसी दूसरे देश की भाषा से उठाए गए हैं, वो कहलाते हैं हमारे
विदेशज शब्द। इसके अंदर जैसा कि दोस्तों आप उदाहरण देख सकते हैं, ट्यूबलाइट, डॉक्टर, बुक, ये सारे शब्द दोस्तों आज हम प्रयोग तो करते हैं, पर ये हमारी भाषा के शब्द नहीं है, ये विदेशी भाषा से उठाए गए शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने नेक्स्ट प्रकार की तरफ। दोस्तों शब्दों का अगला वर्गीकरण जो होता है वो होता है काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर। अब इसके अंदर तीन प्रकार आ जाते हैं, शब्द का अभिधा रूप, शब्द का लक्षणा रूप और शब्द का व्यंजना रूप। इनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों एक एक करके। सबसे पहले आते हैं हम शब्द के अभिधा रूप पर। जब किसी शब्द के द्वारा बात का सीधा सीधा पता चल जाता है तो वो होता है शब्द का अभिधा रूप, यानी किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करना जिससे हमें बात का सीधा सीधा पता चल जाए। जैसा कि दोस्तों आप उदाहरण देख सकते हैं, मोहन एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे अच्छा से हमें क्या पता चलेगा कि वो एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे बात को सीधा सीधा कहा गया है। तो ये हो गया हमारा शब्द का अभिधा रूप। जैसे हम और उदाहरण ले सकते हैं, राम बस से गया है। किससे गया? राम बस से गया है। बस जो है यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ प्रकट कर रहा है बात का। अगले पे आते हैं दोस्तों, अगला है शब्द का लक्षणा रूप। जब किसी शब्द के द्वारा किसी बात का कोई तीसरा ही अर्थ निकले तो वो आ जाता है हमारे शब्द के लक्षणा रूप के अंदर। जब किसी बात का कोई तीसरा अर्थ निकले, जैसे आप दोस्तों एग्जाम्पल देख सकते हैं, हिमांशु हमारा कुल दीपक है। अब यहाँ पर कुल दीपक शब्द जो है दोस्तों वो लक्षणा रूप में प्रयोग किया गया। दोस्तों कुल दीपक का अर्थ होता है कुल को आगे ले जाने वाला, कुल को उन्नति की तरफ ले जाने वाला। तो यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि हिमांशु हमारे कुल को आगे लेके जा रहा है, उन्नति की तरफ लेके जा रहा है। कुल दीपक शब्द एक ही प्रयोग कर दिया गया है, जो कि हमें इससे ही कुल दीपक शब्द से तीसरा अर्थ प्रकट चल रहा है, यानी कुल को आगे ले जाने वाला। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा उदाहरण हो गया, हिमांशु हमारा कुल दीपक है। ऐसे ही दोस्तों आप अगला उदाहरण देख सकते हैं, रीना तो चंद्रमुखी है। चंद्रमुखी का मतलब होता है दोस्तों जिसका मुख यानी जिसका चेहरा, जिसका मुंह चंद्रमा के समान है, सुंदर है। ठीक है दोस्तों, वो होता है चंद्रमुखी। तो रीना तो चंद्रमुखी है, यहाँ पर ये बात कही गई है। ये नहीं कहा गया यहाँ पर कि रीना तो काफी ज्यादा सुंदर है, रीना काफी ज्यादा गोरी है, रीना दिखने में खूबसूरत लगती है, ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ पर तीसरा ही एक अर्थ प्रयोग किया गया है चंद्रमुखी शब्द के द्वारा, और चंद्रमुखी शब्द पढ़ते ही हमें तीसरे अर्थ का पता चल रहा है। तो रीना तो चंद्रमुखी है, यहाँ पर ये जो चंद्रमुखी है ये शब्द का लक्षणा रूप जो है वो दर्शा रहा है हमें। अगले प्रकार की ओर आते हैं दोस्तों, शब्द का व्यंजना रूप। जब किसी बात पर विशेष शब्द द्वारा व्यंग्य किया जाता है। दोस्तों जब हम किसी बात पर कोई ऐसा शब्द यूज करते हैं जिसके द्वारा किसी बात पर व्यंग्य किया जाता है, ताना कसा जाता है, तो वो कहलाता है हमारा शब्द का व्यंजना रूप। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों, करण हमारी कक्षा का गोबर गणेश है। अब यहाँ पर गोबर गणेश शब्द आया है। गोबर गणेश शब्द जो है दोस्तों लोकोक्ति है, आशा करता हूं आपने इस लोकोक्ति को सुना होगा। अब इस पूरे वाक्य को पढ़ते ही आपके जहन में आ रहा होगा, करण हमारी कक्षा गोबर गणेश है, यानी कि एक बुरा लड़का है जो पढ़ने में भी अच्छा नहीं है या किसी काम में अच्छा नहीं है। तो करण हमारी कक्षा का गोबर गणेश है। गोबर गणेश शब्द द्वारा इस पूरे वाक्य के ऊपर एक व्यंग किया गया है। तो गोबर गणेश जो है व्यंजना रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आशा करता हूं दोस्तों आपको काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर भी शब्द के सारे वर्गीकरण अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का अच्छे से प्रयास किया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बोला था कि चाहे तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो आप इसके साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने शब्द के तीन वर्गीकरण के बारे में बात करी। आगे हमारे दो वर्गीकरण रहते हैं, अगली वीडियो में हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उदाहरण सहित चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आप अपने नोट्स जितने अच्छे से बनाएंगे, जितने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उतनी अच्छी आपका परफेक्शन होगा, उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ फायदा मिला होगा। अगर आपके लिए वीडियो लाभकारी रही तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।